चलो कहां तक करा दिया था कल? हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में जो दूसरे नंबर का पढ़ा था कल, कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक, जिसमें कल हमने अनुच्छेद 19 पढ़ा था। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। ठीक, अनुच्छेद 19 कल पढ़ लिया था। नमस्ते, दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आप उसे वीडियो में भी देख सकते हैं। उसके बाद पढ़ा था अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये भी कल पढ़ लिया था। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके 3 सब आर्टिकल पढ़े थे। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ठीक, इसमें अगला आर्टिकल है कौन सा आपका? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किसका है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आज यहीं से स्टार्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि कोई भी संस्था, कोई निकाय, कोई बॉडी जिसे आप राज्य कहते हैं, उसके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से कोई क्षति पहुंचाए या उसके जान ले सके। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई प्रत्येक व्यक्ति को, और किसी भी व्यक्ति की जान तभी ले जा सकती है किसी विधि के द्वारा या किसी कानून के द्वारा। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ना तो किसी व्यक्ति को दैहिक रूप से कोई क्षति पहुंचाई जा सकती है और ना ही उनकी जान ले जा सकती है। ठीक, तो अनुच्छेद 21 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 आपके आपातकालीन उपबंधों में भी ये निलंबित नहीं होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपातकाल लागू हो जाता है तब भी आपका अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होता है। ठीक, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। और इसका मतलब यह है कि जैसे आप कोई भी प्राधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो आपको मार नहीं सकता है, आपको किसी प्रकार से शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा सकता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप बात करो पुलिस वालों की, तो उनके पास आपको इस तरह से अनावश्यक मारने का कोई भी अधिकार नहीं है जब तक कि वो किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ना हो। इसी तरह जब आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के दौरान उसे मारने का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही उसके मतलब इससे आगे जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे, ना ही उससे कोई इस तरह का प्रयास है कि उसे कोई दंडित कार्रवाई दी जाएगी जब तक कि कोर्ट इस तरह की अनुमति ना दे देता है। तब कोर्ट अगर अनुमति दे देता है तो व्यक्ति को फिर रिमांड पे भेजा जाता है, जहां से पुलिस कोर्ट की अनुमति से 2 दिन 4 दिन जो भी कोर्ट देता है उतनी रिमांड पे रखता है। रिमांड पे जब रखा जाता है किसी व्यक्ति को तो उससे शारीरिक रूप से या जबरन जो होता है चीजों को पूछा जाता है। अगर वो नहीं बताता है तो शारीरिक रूप से भी उसे दंड दिया जा सकता है, लेकिन किसकी अनुमति पे? कोर्ट की अनुमति पे। बिना कोर्ट की अनुमति से कोई भी प्राधिकारी अधिकारी इस तरह के कार्य नहीं कर सकता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है किसमें? अनुच्छेद 21 में। मतलब आपको ना तो मारा जा सकता है ना ही आपकी जान ली जा सकती है। ये अनुच्छेद 21 में आपको दिया गया है। क्या दैहिक मतलब शारीरिक, देही, देही जिसे कह देते हैं दैहिक। ठीक, इसमें एक आर्टिकल अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 है, ये बाद में जोड़ा गया है 66वां संविधान संशोधन 2002। ये कब हुआ था? 66वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 2002 का जो 66वां संविधान संशोधन है इसके तहत 21 को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। राज्य का ये कर्तव्य है या प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उसका ये अधिकार है कि राज्य उसको 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे, जिसे प्राइमरी एजुकेशन कह देते हैं। 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि वो अपने अधिकारों को समझ पाए, क्योंकि आप ही देखते हो तो 12 तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। तो 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उसे इस तरह के अधिकार प्राप्त हैं कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा क्या करी जाए, मतलब पूर्ण कराई जाए। ये राज्य के प्रति उसका अधिकार है कि राज्य ऐसा कार्य कराएगा।
ठीक। और राज्य इसके लिए जिम्मेदार भी है। राज्य की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 6 से 14 वर्ष तक के बीच का है और उसके लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं है, पहले तो प्राइमरी मतलब स्कूल खुले हुए हैं इसी के लिए, अगर कहीं भी ऐसा नहीं है तो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा इतना समाधान नहीं होता है तो उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो कोर्ट में जाके इस तरह की अपील कर सकता है कि जो बच्चा है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो राज्य का कर्तव्य है वो शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक। इसे कब जोड़ा गया था? 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है क्योंकि इससे संबंधित 2 आर्टिकल और हैं। एक तो 51A में एक मौलिक अधिकार दिया गया है, एक अनुच्छेद 45 में दिया गया है। तो तीनों के एक साथ कंफ्यूजन हो जाता है। तो 21A में जो बात कर रहा है वो 6 से 14 वर्ष तक की बात कर रहा है, जबकि 45 में जो बात कर रहा है वो 6 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहा है। 6 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था की गई है, उनके लिए बात करता है 45 में। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अवसर प्रदान करने का मतलब है कि बच्चे से कम उतनी छूट दी जाए जिससे बच्चा प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर सके या प्राइमरी एजुकेशन अपनी पूरी कर सके। ठीक। तो 6 से 14 वर्ष तक का 21A में 21 से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगला आता है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वो किसमें है? अनुच्छेद 22 में है। कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो किसी भी अधिकारी के द्वारा, पुलिस के द्वारा या किसी भी बॉडी के द्वारा अगर गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो निजी होती है या वो सरकार के अधीन होती है, तो नमस्ते, उसके लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो है अनुच्छेद 22 में। एक तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जाए। तो इसके तहत क्या आ जाएगा? एक तो कारण जानने का अधिकार है गिरफ्तारी के तहत, कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जाए, ये अधिकार है। दूसरा कि जो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसी अधिकार है वो अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विधि वेता या वकील से क्या ले सकता है? सलाह या परामर्श ले सकता है। विधि वेता या जिसे वकील कह देते हैं या अधिवक्ता कह देते हैं, उससे परामर्श लेने का क्या है? अधिकार है। बताइए। ठीक, ऊपर कर देंगे इसे अगर नहीं आ रही। इससे क्या है? अपनी इच्छा से किसी भी वकील से या विधि वेता से परामर्श लेने का अधिकार है या उससे क्या है? सलाह लेने का अधिकार है। तो ये 2 कारण हो जाएंगे, एक तो कारण जानने का अधिकार होगा, ये अधिकार है। दूसरा अपनी ही मर्जी से किसी भी वकील से सलाह लेने का अधिकार है। तीसरा क्या है इसी के तहत? अनुच्छेद 22 के तहत ठीक 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उससे पुलिस 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रह सकती है। 24 घंटे के अंदर निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसे क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। लेकिन इसमें 24 घंटे में यात्रा का समय छोड़ा गया है, क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा दूर होती है तो लाने जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। या मान लो गिरफ्तारी की गई, उस दौरान कोई ऐसी घटना घटित हो गई कि उसे नहीं फेस कर पाए, जैसे मान लो हॉस्पिटल वगैरह में चले गए, कोई दिक्कत है, तब उसका इलाज हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन में है, तो वो समय इसमें काउंट नहीं होगा। यात्रा का जो समय है वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। यात्रा के समय के बाद, यात्रा का समय छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसे क्या किया जाएगा? निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे एक अधिकार यह भी है कि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं रह सकती है, बस उसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाएगा। ठीक। अगला इसमें है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, 24 घंटे के बाद उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश कर दिया गया, और अगर मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी नहीं बढ़ाता है तो 24 घंटे से ज्यादा उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 24 घंटे के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को
बिना किसी भी मजिस्ट्रेट की अनुमति से 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहले तो ये कि 24 घंटे में आपने उसे पेश कर दिया, तो जो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास जहां आपने पेश किया था, अगर उसने गिरफ्तारी के समय को इंक्रीज नहीं किया, नहीं बढ़ाया, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसकी आपको ज्यादा समय तक गिरफ्तार, आपको फिर उसे क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। कई बार कोर्ट कुछ कंडीशन के साथ व्यक्ति को छोड़ देता है कि आप जिला से बाहर नहीं जाएंगे, आप राज्य के बाहर नहीं जाएंगे, आप देश के बाहर नहीं जाएंगे, जब तक कि इस केस की सुनवाई पूर्ण ना हो जाती है, जब तक कि ये सारी चीजें क्लियर ना हो जाएं। ठीक, तो जब तक कि कोर्ट नहीं कह देगा तब तक अतिरिक्त उसकी गिरफ्तारी नहीं बढ़ाई जा सकती है। कई बार ये देखते होंगे, आपको इस तरह का अखबार में या न्यूज में आप पढ़ते होंगे कि अतिरिक्त गिरफ्तारी बढ़ा दी जाती है, या पुलिस इस तरह की मांग करती है कि जो अपराधी है, जो व्यक्ति है, जो भी दोषी है, उसकी गिरफ्तारी को बढ़ाया जाए। तो कोर्ट उन्हें गिरफ्तारी को बढ़ाने की परमिशन दे देता है जब तक कि वो चीजें सॉल्व नहीं हो जाती तब तक। तो अतिरिक्त गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब कोर्ट क्या कर दे, अनुमति दे दे तब। या कोर्ट अगर रिमांड पे दे देता है तो व्यक्ति को रिमांड पे ले जाया जा सकता है, जहां से उससे पूछताछ की जा सकती है। आसानी से अगर बता देता है तो ठीक है, कुछ कंडीशन में क्या किया जाता है, शारीरिक रूप से भी टॉर्चर किया जाता है व्यक्ति को, लेकिन कोर्ट की अनुमति के दौरान ही। तो ये आप कौन सा हो गया आपका 19 से लेकर 22 तक, 19 से 22 तक आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये अंतिम आपका 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का मतलब तो जानते ही हैं, जब कोई गिरफ्तार करके ले जाया जा सकता है। दूसरा है इसमें निरोध। निरोध का मतलब ये होता है किसी भी व्यक्ति को किसी घर में नजरबंद कर देना, किसी कमरे में या भवन वगैरह में नजरबंद कर देना, या किसी बड़े क्षेत्र में कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते हो। तो उसके जैसे मान लो कोई पुलिस आई आपके घर पे, पुलिस आपके गेट पे खड़ी हो गई, नेताओं के साथ बहुत ज्यादा ऐसा होता है। पुलिस ने कह दिया कि अब 24 घंटे के लिए आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, तो जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाएगा, जिसे निरोध कहते हैं, वो व्यक्ति इसको ये सारे कारण जानने का अधिकार है जो गिरफ्तारी के कारण है वो उनके साथ में है। चाहे उसे गिरफ्तार किया जाए, निरोध किया जाए। निरोध भी एक तरह की गिरफ्तारी ही मानी जाती है जब व्यक्ति को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो ये सारे नियम दोनों में फॉलो होते हैं, गिरफ्तारी में भी और निरोध में भी। ठीक, तो गिरफ्तारी और निरोध दोनों क्या है, अलग अलग। गिरफ्तारी का मतलब है व्यक्ति को पकड़ के ले जाया जाएगा, और निरोध का मतलब है घर में नजरबंद कर देना, कहीं कमरे वगैरह में नजरबंद कर देना, इस तरह का वो कहलाता है, निरोध कहलाता है। ये था आपका कौन से नंबर का, दूसरे नंबर का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। रूप किशोर आए हैं आज, समझ में आ रहा है लल्ला? ठीक, पढ़ के आते हो घर से? पीछे का नो सर, वो कहता है ना जॉनी जॉनी यस पापा, फिर लास्ट में कह देता है ईटिंग शुगर, तो कहता है नो पापा। वो वाला इस सारे में हाँ हाँ पढ़, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ आए हो, हाँ पढ़ के आए थे, चुप हो गए। जब तक घर पे पढ़ के नहीं आओगे तो कभी कैसे काम चलेगा? फिर घर पे पढ़ के आना है, क्योंकि जो चीजें अगर तुम साथ में भी समझ रहे हो, अपनी लैंग्वेज में अगर समझ लोगे, ज्यादा चीजें कनेक्ट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये नोट्स ऐसे ही ले जाके रख देना अपने घर पे, और 1 महीने बाद पढ़ना, केवल क्लास करते रहो, फिर से तुम्हें एक मास्टर की जरूरत पड़ेगी, और मास्टर 24/7 तो उपलब्ध नहीं रह सकता ना। मान लो वीडियो रहेगी भी, अब भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो अभी जो पूछ सकते क्लास में, वीडियो में हमसे नहीं पूछ सकते, हम नहीं बताएंगे वीडियो में। वीडियो में केवल तुम हमें देख सकते हो, हमारी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। तो जितना ज्यादा पढ़ के आओगे, बाद वाले कमेंट कौन देखता है लल्ला, वो पढ़े ही रहते फिर। ठीक, तो अभी अगर तुम्हारे पास ये सुविधा कि तुम पढ़ के आओगे, तो वो क्लास में डाउट करोगे तो वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक, ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाओगे। पढ़ के नहीं आओगे, अगर तुम्हें बहुत सहूलियत लग रही है नोट से, तो ये एक गलत बात भी है, एक आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। कंफर्ट जोन आप मत बनाओ कि नोट्स मिल गए हैं तो बस अब लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। उतना जो समय बच रहा है उसे पढ़ने में लगाओ, इसलिए नोट्स दिए गए हैं जिससे आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। ठीक, तीसरा कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 व 24 में किसकी बात कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब जानते होंगे दीपक, शोषण का मतलब होता है बिना मर्जी से व्यक्ति के साथ कुछ भी किया जाता है, वो उसका क्या होता है, शोषण होता है।
शोषण आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। अगर आपको बिना मर्जी से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है तो कैसा शोषण है? राजनीतिक शोषण है। कैसा है? राजनीतिक। अगर आपकी बिना मर्जी से आपसे कोई कार्य कराया जा रहा है, वो कैसा शोषण है? आपका शारीरिक शोषण है, जिसमें आपको शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है, तो वो कैसा शोषण हो जाएगा? शारीरिक शोषण। आपकी बिना मर्जी से या समाज में आपको कुछ भला भला कहा जा रहा है, तो वो आपका कैसा हो जाएगा? सामाजिक शोषण। आपके पास पैसे नहीं है, आपके जबरदस्ती दंड रखा जा रहा है, तो वो कैसा शोषण हो जाएगा? आर्थिक शोषण। तो ये क्या हो जाएंगे? शोषण के अलग अलग प्रकार हो जाएंगे। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहा है। इसमें ज्यादातर जो बात कर रहा है वो शारीरिक शोषण को लेकर है, कि किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ क्या होगी? कानून कार्रवाई होगी। सबसे पहला आर्टिकल इसमें कौन सा? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 किसकी बात कर रहा है? मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम की बात कर रहा है अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार का मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी का भी अनैतिक रूप से कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। अनैतिक व्यापार इसलिए लिखा गया है, जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलित थी, जो वहां आप देखेंगे, वो था दास प्रथा। दास प्रथा, या जिसे गुलाम बना के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बेच दिया जाता था। ऐसे पहले लीगल था। जैसे आप इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आप बलबन के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या थे? गुलाम थे। ठीक, तो ये चीजें उस समय से वैध मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय से ही भारत के अंदर ये सारी चीजें कैसी हैं? अवैध। अवैध का मतलब है किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, ना ही किसी व्यक्ति को कहीं ले जाके बेचा जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो। ज्यादा जो प्रभाव डाला गया है वो स्त्रियों के और बच्चों के अनैतिक व्यापार पे है, कि किसी भी बच्चे का अनैतिक व्यापार, जैसे आजादी के बाद काफी समय तक की चीजें भारत के अंदर चलती रही। किसी बच्चे को कहीं से उठाया, कहीं बेच दिया, किसी कंपनी ने, किसी होटल वाले ने, रेस्टोरेंट वाले ने उससे खरीद लिया, इस तरह की चीजें। या महिलाओं के साथ बहुत इस तरह का होता था कि पूर्वोत्तर जो एरिया है वहां से महिलाओं को लाया जाता था, मतलब मध्य भारत में, पश्चिम भारत में उन्हें बेचा जाता था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये जोड़ा गया कि मतलब ये संविधान में शामिल किया मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब, दुर का मतलब होता है गलत, व्यापार का मतलब खरीद फरोख्त। तो दुर्व्यापार का निरोध है, मतलब मना किया गया है। बाकी व्यापार का नहीं। बाकी व्यापार का मतलब होता है बच्चा अगर दहेज ले रहा है, वैसे तो दहेज प्रतिषेध है, लेकिन कुछ कंडीशन में दहेज में क्या है? छूट दी गई है। तो एक प्रकार का वो व्यापारी है। ठीक, ज्यादा पड़ जाओगे तो ज्यादा महंगी बिक जाओगे, और ज्यादा पड़ जाओगे और ज्यादा महंगी बिक जाओगे। ठीक, एक ग्रुप में पहुंच जाओगे तो और ज्यादा महंगे बिक जाओगे। तो बिकने के लिए हो, इसीलिए सारे काम कर रहे हो। क्यों रजनीश? ना? ठीक, तो वो दुर्व्यापार नहीं माना जाता, इसलिए दुर जरूर लिखा हुआ व्यापार के साथ में। बोले व्यापार करो लेकिन दुर्व्यापार नहीं। ये सारी चीजें जो बताई वो अनैतिक व्यापार माना जाता है, कि किसी को उठा के बेच देना। अपनी मर्जी से बिक रहे हो, बिक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक गाड़ी में बिक रहे हो, गाड़ी में बिक जाओ, प्लाट में बिक रहे हो, प्लाट में बिक जाओ, 20-25 लाख में, जैसा तुम्हें बिकना है वैसा बिक जाओ। वैसे प्रतिषेध है, इसमें भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। ठीक, लेकिन वो तभी लागू होता है जब कोई उसके खिलाफ में क्या करता है? कार्रवाई करता है। तब तक नहीं। बाकी तो सबको पता है ना, जो जज होगा उसका बच्चा भी दहेज ले रहा होगा, वकील होगा उसका बच्चा भी दहेज ले रहा होगा, वकील साहब खुद ही कह रहे होंगे कितना चाहिए। ठीक, तो एक तो मानव दुर्व्यापार की बात कर रहा है कि अनैतिक व्यापार नहीं किया जाएगा। दूसरी किसकी बात कर रहा है? बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब ये नहीं कि बच्चों से श्रम नहीं कराया जाएगा। बलात्श्रम का मतलब ये है बल के आधार पर कराया गया श्रम, मतलब कार्य क्या कहलाता है? बलात्श्रम। ठीक, किसी भी व्यक्ति को, जिसमें आपका क्या आ जाता है? बंधुआ मजदूरी आ जाती है। किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। बंधुआ मजदूरी का मतलब जानते हैं कि एक बार पैसे दे दिए जाते हैं। जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है भट्टे आदि पर, समय समय पे आप देखते हो अखबार में इतने बंधुआ मजदूरों को छुड़वाया गया, ऐसा कंपनियों में भट्टों पर ऐसा होता है ज्यादातर, जो ईंट भट्टा होते हैं उन पर। तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह से बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाएगा कि उसे पैसे दे दिए गए और 10 दिन के पैसे देकर उससे 20 दिन का काम कराया जा रहा है, या फिर किसी व्यक्ति को एडवांस में 10 दिन के पैसे दे दिए गए हैं। अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है काम करने की तो आपके पैसे वापस करके वो काम छोड़कर जा सकता है। आप उसको मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो वो बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आता है। दूसरे इसमें बताया गया है बेगारी।
बेगारी का मतलब ये होता है व्यक्ति से काम करा लेना और पैसे ना देना, उसे कहते हैं बेगारी। ठीक, तो बंधुआ मजदूरी और बेगारी ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बलाश्रम के अंतर्गत आते हैं, जो दोनों का प्रतिषेध कर रहा है किसमें? अनुच्छेद 23 में। तो मानव दुर्व्यापार तथा क्या हो जाएगा इसमें? बलात्श्रम। अगला आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है कि जो कारखाने आदि हैं, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का मतलब यह है कि जो भी खतरनाक वाले ऐसे कारखाने वगैरह होते हैं, जैसे कांच उद्योग है, कोई भी भारी उद्योग है, उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखा जाएगा, उनके लिए मतलब उसमें कार्य नहीं दिया जाएगा। कार्य नहीं दिए जाने का मतलब ये नहीं कि आप उस बच्चे का शोषण कर रहे हो। अगर उस बच्चे को इस तरह से, बहुत ज्यादा कोई ऐसा बच्चा है जिसे काम की आवश्यकता है ही और वो 14 वर्ष से कम उम्र का है, ठीक, तो राज्य इस तरह की व्यवस्था ही कराएगा कि उस बच्चे का शारीरिक मतलब विकास प्रभावित ना हो, इसलिए उसे ऐसे कारखाने जो कांच आदि के होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह निकलती है, या बहुत सारे भारी उद्योग वाले कारखाने होते हैं जहां बच्चे के शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है, उन कारखानों में नियुक्ति या नियोजन ना देके ऐसी जगह राज्य उन्हें नियुक्ति या नियोजन दिलाएगा जहां उनसे बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम ना किया जाए, छोटे मोटे किसी कार्य में। अगर कोई बच्चा इस तरह का है जिसे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वरना तो राज्य इस तरह की व्यवस्था कराएगा कि उसके खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्था कराए, जैसे अनाथालय वगैरह होते हैं उनके लिए। आगे आप नीति निर्देशक तत्वों में से पढ़ेंगे। ठीक, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। कितने उम्र से कम के नहीं किए जा सकते हैं? 14 वर्ष। लेकिन आप देखेंगे जो हमारा बाल मजदूरी वाला जो है नियम है, उसमें है कि आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं करते, लेकिन संविधान में जो दिया है वो कितने वर्ष से? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वो भी भारी उद्योग आदि की बात कर रहा है, ये नहीं कि कहीं भी नहीं करोगे, भारी उद्योगवाद में। ठीक, तो ये जो शक्ति है वो ये काम कौन करेगा? ये मतलब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। राज्य का ये कार्य है कि वो इस तरह की सुविधा प्रोवाइड कराए जिससे जो भी बच्चे होते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के, उन्हें एक अच्छी जगह काम दिला सके, ठीक, भारी उद्योगों को छोड़ के। ये आपका कौन सा हो गया अधिकार? तीसरा। और तीसरा कौन था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला आपका कौन सा आएगा? चौथा। चौथा बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी वही है जो चर्चा में है। ये कहावत कहते हैं जो दिखता है वही क्या होता है? दिखता है। तो जो दिखेगा ना संविधान में वही दिखता है। दिखता का मतलब है वही आता है जब सबसे ज्यादा जो संविधान में दिखाई दे रहा होता है कि अच्छा इस तरह की घटनाएं देश के अंदर चल रही हैं। जो घटनाएं देश के अंदर चल रही होती हैं वहीं से एग्जामिनर क्या कर देता है? क्वेश्चन बना देता है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो या क्या हो, पॉलिटी हो। ठीक, तो जो चौथा वाला है, चौथी का नाम क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक किसकी बात कर रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। सबसे पहले इसमें अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 ये कह रहा है, जैसे हमने प्रस्तावना में एक शब्द पढ़ा था, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने या न मानने का अधिकार है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष का मतलब ये था कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रूप से या कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है वो किस धर्म को मानने को पसंद करेगा या नहीं भी मानेगा, तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यही अनुच्छेद 25 कह रहा है। 25 ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत के अंदर निवास कर रहा है उसे किसी भी धर्म को मानने या न मानने का क्या है? अधिकार है। तो इसमें क्या है? किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार है। और उसके साथ में ही उसका क्या? प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने
ये उसकी इच्छा पर है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को ना माने, वो भी उसकी इच्छा पर निर्भर है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता है कि कम से कम एक धर्म में विश्वास रखो, नहीं। कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से कैसा हो सकता है? पंथ निरपेक्ष हो सकता है। उसकी विचारधारा कैसी हो सकती है? पंथ निरपेक्ष हो सकती है, जिसके लिए दूसरे शब्द एक है धर्म निरपेक्ष, कि किसी भी धर्म में विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? धर्म निरपेक्ष कहलाएगा। धर्म में विश्वास नहीं रखेगा। तो अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को माने या ना माने, ठीक। उसके खिलाफ राज्य या कोई भी संस्था, निकाय, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का जोर दबाव नहीं डाल सकता है। ये अनुच्छेद 25 में कहा गया है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन संविधान में जो प्रस्ताव में दिया गया शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष, वहां धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा गया है। तो दोनों का अर्थ लगभग एक ही है, ठीक। अगला आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी विशेष धर्म को मानता है या उसमें विश्वास रखता है या उसका अनुसरण करता है, वो उस धर्म में धार्मिक कार्यों का क्या करा सकता है? प्रबंधन करा सकता है, आयोजन करा सकता है। राज्य उसको उसके धर्म के कार्यों को लेकर नहीं रोक सकता। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ लो, अगर आप हिंदू समुदाय से हैं, आप मानस का पाठ कराना चाहते हैं, आप सुंदरकांड कराना चाहते हैं, आप भागवत कराना चाहते हैं, महापुराण का किसी का पाठ कराना चाहते हैं, कोई धार्मिक आयोजन कराना चाहते हैं, तो राज्य आपको नहीं रोक सकता है। आप दूसरे किसी भी धर्म से होंगे, कुछ भी कर सकते हो, मतलब धार्मिक कार्य कर सकते हो, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन पे राज्य आपके प्रतिबंध लगा सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? तो स्वास्थ्य के आधार पर, जैसे कोविड में था, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था संचालित नहीं है ठीक से, अगर राज्य को लग रहा है कि इस तरह के व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे, इससे दिक्कत हो जाएगी, तो राज्य आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन भी क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा, सदाचार के आधार पर। सदाचार का मतलब ये होता है कि अगर राज्य को ऐसा लग रहा है कि आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से राज्य में जो अव्यवस्था हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, तो राज्य आपके धार्मिक कार्यों को क्या कर सकता है? प्रतिबंधित कर सकता है। तीसरा है लोक व्यवस्था के आधार पर। अगर स्थानीय प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक कार्य अभी आयोजन करा दिया गया तो क्षेत्र में दंगा भड़क सकता है या लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो जो स्थानीय प्रशासन है वो आपके धार्मिक कार्यों पे क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। तो राज्य इन कंडीशनों के आधार पे आपके धार्मिक कार्यों पे प्रतिबंध लगा सकता है। उसके अलावा आप पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए। ठीक है जगवेंद्र, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 किसके बारे में बात कर रहा है? किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय। करों का समुदाय का मतलब ये हुआ गया कि कोई भी जो राज्य में, जो भी राज्य के टैक्स के रूप में जो भी राज्य ने धन एकत्रित किया है, उस धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए खर्च नहीं करेगा। सीधे सीधे समझो, सरकार जो अपना पैसा है वो किसी एक धर्म की अभिवृद्धि के लिए खर्च नहीं कर सकती। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार अपना जो टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ पैसा खर्च नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो टैक्स देने वाले लोग होते हैं वो सभी धर्म के होते हैं। तो धार्मिक कार्यों के लिए वो पैसा नहीं आया है कि उस पैसे को उठा के आप किसी धार्मिक कार्यों में लगा दो। ये कौन कर सकता है? ऐसा राज्य कर सकता है, मतलब राज्य ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कहा गया है। दूसरा, ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक आधार पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जैसे पहले आप जजिया कर पड़ते थे, जकात पड़ते थे, इस तरह के जो टैक्स थे वो किसके आधार पर लगाए जाते थे? धार्मिक आधार पर लगाए जाते थे। तो ना तो धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति पर कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही राज्य जो टैक्स के रूप में प्राप्त धन है उसे किसमें खर्च कर सकता है? उसे किसी एक धर्म की अभिवृद्धि के लिए ना खर्च कर सकता है। कौन? राज्य। ठीक। जैसे मान लो, अब इसमें एक उदाहरण आप समझो, जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है,
तो राम मंदिर में सरकार ने अपना पैसा दिया है, लेकिन सरकार ने डायरेक्ट वो पैसा राम मंदिर को ना देती, वो पैसा ट्रस्ट को दिया है। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक प्रकार का, जैसे आप एनजीओ वगैरह जो सुनते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में काम कर रही होती है, एक संस्था होती है, और वो संस्था जरूरी नहीं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए काम कर रही हो, वो संस्था सामाजिक कार्य के लिए भी काम कर रही हो सकती है, सांस्कृतिक कार्य के लिए भी काम कर रही होती है। तो सरकार ने अगर जो पैसा दिया वो किसके लिए? ट्रस्ट को दिया है। ट्रस्ट वो पैसा किसमें लगाएगा? राम मंदिर के निर्माण में लगाएगा। सरकार ने डायरेक्ट वो पैसा राम मंदिर के निर्माण में नहीं दिया, क्योंकि नहीं दे सकती। किसके तहत है वो? अनुच्छेद 27 के तहत है। तो सरकार जो अपना पैसा है वो डायरेक्ट किसी भी धर्म में, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, आयोजन के लिए नहीं दे सकती है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि ना तो राज्य ऐसा करेगा कि वो अपना धन किसी एक धर्म की अभिवृद्धि के लिए खर्च करे, और ना ही राज्य किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर कोई टैक्स ले सकता है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 28। हाँ, धर्म के धार्मिक कार्य के प्रबंधन की प्रचार प्रसार की है उसमें। अगला कौन सा अनुच्छेद? 28। इसमें क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व उपासना के बारे में उपबंध या प्रबंध, जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक, उनमें जो राज्य निधि से पोषित हैं, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक, और ना ही उनमें किसी धार्मिक उपासना के लिए इस तरह का किसी व्यक्ति के साथ कोई जोर जबरदस्ती की जा सकती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझो कि अगर कोई ऐसी संस्था है, चाहे वो स्कूल है या कोई अन्य संस्था है, जो किसके तहत संचालित है? राज्य के तहत, मतलब सरकारी है, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा का इसमें क्या है? प्रतिबंध है। लेकिन अगर कोई संस्था ऐसी है जो प्राइवेट है या संस्थागत है, तो इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य निधि से पूर्णतः जो पोषित है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ महापुरुषों के आधार पर, जैसे मान लो भगवान राम को पढ़ाया जाता है, ईसा मसीह को भी पढ़ाया जाता है, पैगंबर साहब को भी पढ़ाया जाता है, तो वो धार्मिक रूप आधार ना मान के उसको, मतलब एक प्रकार से, जैसे आपने एक पुस्तक आती थी महान व्यक्तित्व करके, कुछ ऐसे भारत के महान व्यक्तित्व, तो उसमें क्या होता था, जो भी इस तरह के लोग थे जिनका बहुत समाज को लेकर बहुत ज्यादा कोई मतलब हो रहा था, तो उन लोगों को उनके बारे में उस पुस्तक में पढ़ा जाता था। लेकिन अगर राज्य उन चीजों को शामिल किस आधार पर कर रही है? महान व्यक्तित्व के आधार पर, कि इन्होंने क्या किया है, देश के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे भगवान राम के बारे में दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति है, नहीं पढ़ना चाहता है, सिलेबस में शामिल उसके बावजूद अगर नहीं पढ़ना चाहता है, तब भी राज्य उस पर कोई किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। वो उसकी क्या है? एक प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 के तहत। ठीक, और ना ही राज्य इस तरह के पाठ्यक्रम लागू कर सकती है कि जिसमें धार्मिक शिक्षा शामिल हो, क्योंकि वो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 28 में कहा गया है। लेकिन अगर वही जो संस्था है वो कैसी है? प्राइवेट है या व्यक्तिगत है, जैसे आप किसी संस्था को स्थापित कर रहे हैं या कोई एनजीओ किसी संस्था को चला रहा है जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो वो उसके पास वो अधिकार है कि वो उसमें धार्मिक शिक्षा दे। इसमें राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसमें अगर किसी व्यक्ति को शामिल नहीं होना है तो वो अपनी इच्छा से उसमें शामिल ना हो, लेकिन वो अपने नियम और कानून कायदों में चेंज नहीं कर सकता जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। इसका उदाहरण है, जैसे मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वो दी जाएगी। ठीक, इसी तरह जो विद्या भारती के स्कूल होते हैं उनमें अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है धर्म को लेकर, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। जैसे विद्या भारती में जो बच्चे पढ़े थे उन्हें पता होगा, खाना खाने से पहले मंत्र बुलवाया जाता है, सुबह जाने से पहले मंत्र बुलवाया जाता है, स्कूल छोड़ने के बाद मंत्र बुलवाया जाता है, क्लास में बैठने से पहले मंत्र बुलवाया जाता है। क्यों दीपक? बुलवाए जाते हैं। ठीक, फिर सूर्य उपासना पता कौन कौन सी स्तुति वगैरह आदि कराई जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मतलब उस संस्था में पढ़ रहा है और वो दूसरे धर्म का है, तो चाहे वो उस संस्था को छोड़ दे, लेकिन अगर उस संस्था में पढ़ेगा तो उसको वो सारे नियम कानूनों को क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो संस्था कैसी है? व्यक्तिगत या किसी एक एनजीओ के द्वारा स्थापित है।
ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 28 में। तो इस शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व उपासना के बारे में उपबंध कहा गया कि किसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगला आपका है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 5वां। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आ जाएंगे? अनुच्छेद 29 और 30। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें बात किसकी कर रहा है? अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है। अनुच्छेद 29वां 30। ये 5वें नंबर का हमारा मौलिक अधिकार है जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा के संबंध में बात कर रहा है। पहले तो आप ये समझ लीजिए जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ये अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? संविधान में किस अल्पसंख्यक की बात की गई है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो 50% से कम की आबादी होती है। धार्मिक आधार पर उसे किसे क्या माना जाएगा? अल्पसंख्यक माना जाएगा। जैसे भारत में मुस्लिम जो वर्ग है वो क्या है? धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, लेकिन कुछ क्षेत्र कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है, वो सॉरी जहां हिंदू अल्पसंख्यक भी है। कोई जिला ऐसा हो सकता है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम बहुसंख्यक हो। ओवरऑल अगर आप आबादी देखते हैं भारत की तो उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक है और हिंदू क्या है? बहुसंख्यक है। मुस्लिम के साथ में दूसरे जो अन्य धर्म है वो भी किसमें आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो किस आधार पर हो जाएगा? या तो वो धर्म के आधार पर हो सकता है या फिर वो हो सकता है आपकी भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे तो यही हो गया, जैसे धर्म को लेकर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक हो सकता है। भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब ये हो गया, अगर इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में तो बहुत अच्छे इंग्लिश जानते होंगे। बहुत अच्छी का मतलब होता है जिस तरह की हिंदी जानते होंगे उस तरह की इंग्लिश जानने वाले बच्चे 1 या 2% ही होंगे, ठीक। लेकिन जिस तरह की हिंदी जानने वाले बच्चे हैं उस तरह की इंग्लिश जानने वाले 1-2% होंगे। लेकिन हिंदी जानने वाले कितने होंगे? 97 से 98% बच्चे ऐसे होंगे जो क्या जानते हैं? हिंदी को बहुत अच्छे से जानते हैं। भाषा के आधार पर अगर क्लास में बात की जाए तो बहुसंख्यक कौन है? हिंदी भाषी लोग क्या हैं? बहुसंख्यक है। हिंदी को बोलने वाले क्या है? बहुसंख्यक हैं, ठीक। तो ये हो जाएंगे भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक कौन से? जो भी इंग्लिश जानते हैं वो, ठीक। तो इस क्लास में बहुसंख्यक कौन है? हिंदी भाषी लोग बहुसंख्यक हैं। इंग्लिश भाषी लोग कैसे हैं? अल्पसंख्यक हैं। तो संविधान में 2 तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। एक तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है कोई व्यक्ति, या कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, ठीक। अब ये जो अनुच्छेद है 29-30 ये इन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों की बात कर रहा है जो किसके आधार पे? या तो धर्म के आधार पे या फिर किसके आधार पे है? भाषा के आधार पे है। अगला अनुच्छेद है इसमें अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, और उसकी कोई विशेष क्या है? भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो उस भाषा, लिपि या संस्कृति या फिर और कुछ हो सकता है जो समाज में प्रचलित है, उससे बचाए रखने का उसे क्या है? पूर्ण अधिकार है। सरकार उस भाषा को, उस लिपि को या उसकी संस्कृति को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकती, बल्कि सरकार का ये कर्तव्य भी है कि इस तरह की जो लिपि, भाषा या संस्कृति है उसको संरक्षित किया जाए, ठीक। लेकिन चूंकि अधिकार के अंतर्गत आता है तो जो व्यक्ति की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को क्या रखे? बचाकर रखे। कोई विशेष भाषा अगर कहीं बोली जाती है और वहां के जो लोग हैं वो उस विशेष भाषा को ही बोलते हैं,
भी किसी भाषा को बोलना पसंद नहीं करते हैं, या वो ये चाहते हैं कि हम किसी अन्य भाषा को नहीं सीखेंगे, अपनी ही भाषा में काम करेंगे, तो जो राज्य है या जो सरकार है वो उन्हें उस भाषा से वंचित नहीं कर सकती है। राज्य वहां इस तरह की व्यवस्था कराएगा प्रशासन को लेकर कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जानकार जो उस भाषा को जानता हो। कोई बड़ा क्षेत्र हो सकता है जहां कोई विशेष भाषा बोली जा सकती है, तो ये राज्य का कर्तव्य है कि उस विशेष रीजन में, उस विशेष क्षेत्र में उसी भाषा में प्रशासन की व्यवस्था कराई जाए। ये किसके आधार पर हो जाएगा? भाषा के आधार पर एक प्रकार से क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा। अगर कोई विशेष लिपि है किसी व्यक्ति की, किसी समुदाय की कोई विशेष लिपि है, तो उसको भी संरक्षण, अपनी लिपि को संरक्षित रखने का क्या है? पूरा अधिकार है। फिर हम बात करते हैं किसकी? संस्कृति की। संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कहीं किसी मेले का आयोजन हो रहा है, कहीं अन्य धार्मिक कार्य का आयोजन हो रहा है, कोई विशेष प्रकार का कोई आयोजन हो रहा है जो उसी क्षेत्र में होता है, या कोई अन्य प्रकार का त्योहार मनाया जा रहा है, कोई अन्य प्रकार का दिवस मनाया जा रहा है, इस तरह की अगर संस्कृति है, कोई विशेष प्रकार का पहनावा है अगर कहीं का, ठीक, विशेष प्रकार का नृत्य हो सकता है, विशेष प्रकार का संगीत, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। तो उन व्यक्तियों को जो उस संस्कृति को बचा के रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार है। बस इसमें कंडीशन ये है कि कई बार अब दक्षिण भारत में कुछ खेल ऐसे देखते हैं जहां राज्य प्रतिबंध लगाया है राज्य ने, जैसे बैलों की लड़ाई को लेकर है, जहां जानवरों को परेशान किया जा रहा है, तो राज्य वहां लगा सकता है प्रतिबंध। वैसे वो संस्कृति के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 29 में, ठीक। तो उसमें एक केस भी हुआ है कई बार ऐसा, मतलब जहां राज्य और जो स्थानीय लोग हैं वो आमने सामने थे, लेकिन सरकार ने उस पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। इसी तरह से एक होता है जन्माष्टमी के अवसर पे, जहां वो फोड़ा जाता है उससे मटकी वगैरह जो होती है, जिसमें बच्चों की मीनार बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, महाराष्ट्र क्षेत्र में, और नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या कहते हैं, मटकी वाला एक आयोजन होता है जिसमें मटकी होती है, मीनार बनाई जाती है, और अलग लावड़ी नहीं होता, तो उसमें टोलियां होती हैं अलग अलग बच्चों की। वो टोलियों में से जो टोली उसको तोड़ देगी वो टोली क्या होती है? विजेता। इस दौरान क्या देखा जाता है कि कई बार दुर्घटना हो जाती है कि बच्चा बहुत ऊपर गया था, गिर गया, हाथ पैर टूट गया, इस तरह से, ठीक। तो सरकार अगर कोई इस तरह का है जिसमें व्यक्ति को किसी को हानि हो रही है, किसी बच्चे को क्षति पहुंच रही है, तो सरकार प्रतिबंध लगा सकती है आपकी संस्कृति को लेकर, ठीक। या जैसे आप मुस्लिमों में देखते हैं वो निकाला जाता है, ताजिया निकाला जाता है क्या, जिसमें चाकू वाकू मारा जाता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है? शारीरिक क्षति होती है, तो उसमें भी सरकार क्या कर सकती है? शारीरिक क्षति के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये दो आपको याद रखना है कि संस्कृति में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार आपकी संस्कृति पे प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक। फिर अगला आता है इसमें अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 किसकी बात कर रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, व उनके प्रशासन का अधिकार। सेम वही बात है जो ऊपर वाले में कही गई है कि अगर कोई विशेष भाषा वाला व्यक्ति है, अल्पसंख्यक हो सकता है, लिपि वाला अल्पसंख्यक हो सकता है, संस्कृति के रूप में अल्पसंख्यक हो सकता है, तो वो व्यक्ति अपनी भाषा को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकता है, जिससे उस भाषा का और ज्यादा क्या हो जाए? प्रचार प्रसार हो जाए। उस लिपि का और ज्यादा क्या हो जाए? प्रचार प्रसार हो जाए। उस संस्कृति का और ज्यादा क्या हो जाए? प्रचार प्रसार हो जाए। तो जो इस तरह के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाओं को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं, और उन शिक्षण संस्थाओं को क्या कर सकते हैं? प्रशासन कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 30 में। तो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं उनके प्रचार, अपनी संस्कृति, लिपि या भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, और उन शिक्षण संस्थाओं को क्या कर सकते हैं? प्रशासन कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 30 में। अगला आता है आपका 6 नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। एक हटा दिया गया है, वो कौन सा था? अनुच्छेद 31, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। किसके तहत हटा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत।
ये संविधान संशोधन में याद रखेंगे आप 1944 में कब हुआ है? 1978 में 4/4 8, 42 में हुआ 1976 में 4/2 6 वाला। ठीक, तो अगला कौन सा हो जाएगा आपका 6 नंबर का? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा है इसमें? अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? सबसे पहले तो अनुच्छेद 32 को पढ़ेंगे जब आप, तो 3 आर्टिकल इसके साथ में पढ़ो तो बहुत अच्छा रहता है। एक तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को लेकर है। अनुच्छेद 13 आपने पहले पढ़ा था राज्यसभा के बाद। सबसे पहले तो अनुच्छेद 32 के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा है? संविधान का हृदय या आत्मा। ये कथन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार क्या है? ये संविधान का हृदय या आत्मा है। कौन सा? अनुच्छेद 32। अम्बेडकर गलत लिखा हुआ है, हमें लगा कोई ऐसा कह रहा है गलत लिखा हुआ है। ठीक, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार क्या है? ये संविधान का हृदय या आत्मा है। ठीक, ये कथन देके ही पूछेगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। अम्बेडकर जी का कथन था कि अगर संविधान में अनुच्छेद 32 नहीं है, अनुच्छेद 32 नहीं है, इसका मतलब संविधान के मौलिक अधिकारों का कोई भी मतलब नहीं है। तो पीछे वाले जो 5 मौलिक अधिकार हैं वो तब तक अधूरे हैं जब तक कि उसमें 6ठा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 वाला ना जोड़ा जाए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो इसकी हेडिंग तो सेम यही रहेगी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे संविधानों का संरक्षण करता है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 संरक्षण किसे घोषित करता है? तो सुप्रीम कोर्ट को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 32 के अनुसार, या डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षक कौन है? तो उनका संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इसे पढ़ने के लिए आप अनुच्छेद अगर 13 साथ में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 13 क्या कहता था? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संविधान को लागू होने से पहले या संविधान के लागू होने के बाद अगर कोई इस तरह के कानून या नियम है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, या हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित कर रहा है, या हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, तो उस नियम को अगर वो पहले का है तो 26 जनवरी 1950 के बाद समाप्त माना ही जाएगा। और अगर भविष्य में इस तरह का कोई कानून या नियम बनाया जाता है विधायिका के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। उस कानून को क्या कर देगा? समाप्त। तो 13 के साथ में जो 32 पढ़ते हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है? संरक्षक है। ठीक, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब अनुच्छेद 13 जब ये बात करेगा तो ये शक्ति किसके तहत है? सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, इसी के साथ में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 जो शक्ति देता है वो किसको देता है? हाई कोर्ट को। क्या शक्ति देता है? कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था, कोई निकाय जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या किसी व्यक्ति के साथ मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या अनुच्छेद 226 के तहत कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। लेकिन ध्यान रखना, जब भी संरक्षक की बात करेगा तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है। अब ये कतई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले हाई कोर्ट जाएगा या पहले सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कोई भी व्यक्ति पहले हाई कोर्ट जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, बशर्ते उसे बताना पड़ेगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गया था। हाई कोर्ट ना जाने का कारण उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने बताना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइमरी उसके पास पहला ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। लेकिन यहाँ बात ही अगर अन्य मामलों में आप देखोगे तो कोई भी व्यक्ति अपने केस को लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आपका केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो एक क्रम है जिसे हम एकीकृत न्याय प्रणाली कहते हैं भारत के अंदर।
ठीक, ऐसा नहीं होता है कि आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। वो स्थानीय जो भी कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन मौलिक अधिकारों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां ऐसा प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो चाहे हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, बस ये शर्त है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो उसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गया था। ठीक, अब ये संरक्षक कैसे है? अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की क्या करता है? रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करेगा। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की रिट। एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जहां हाईकोर्ट के पास ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाईकोर्ट की नहीं हो सकती, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां हाईकोर्ट की पावर ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की पावर कम है। किसके मामले में? रिटों के मामले में। सुप्रीम कोर्ट 5 ही प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट कितनी प्रकार की? 6। तो 5 प्रकार की रिटें तो वो जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो हाईकोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन एक 6ठे प्रकार की रिट जो होती है, ये जो हम कल रिटों के बारे में पढ़ेंगे, 5 प्रकार की जो रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो केवल और केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित होती हैं। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य प्रकार की रिटें जारी नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट 5 तो वो रिटें जारी कर सकता है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और एक रिट अलग से जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के अलावा अगर व्यक्ति के साथ अन्य किसी प्रकार से शोषण हो रहा है तो अगर व्यक्ति के साथ मौलिक अधिकारों में शोषण हो रहा है तो व्यक्ति कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं जा सकता है। और अगर व्यक्ति के पास मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कोई शोषण हो रहा है तो व्यक्ति के पास एक ही रास्ता है, वो कहां जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। अभी बता दिया था कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल किसके मामले में है? मौलिक अधिकारों के मामले में है। तो 5 जो रिटें जारी की जाती हैं वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। 5 वही 5 किसके पास है? हाई कोर्ट। लेकिन प्लस एक एक्स्ट्रा जो है वो अन्य मामलों को लेकर है जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक, तो ये अनुच्छेद 32 क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे कहा था संविधान का हृदय व आत्मा का है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। जो रिटें होंगी इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यहीं तक रखो आज।